चीन दुनिया की फैक्ट्री है। यह कारों से लेकर स्मार्टफोन, मशीनरी और लोहे तक सब कुछ बनाता है। इससे चीन को क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मिलती है, जिसकी कीमत $407 ट्रिलियन है। नाम मात्र में यह दूसरी सबसे बड़ी है, जिसकी जीडीपी $192 ट्रिलियन है। लेकिन चीन के लिए आगे मुश्किलें हैं। इसकी पारंपरिक विकास इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग अब काम नहीं कर रही है। निर्माता बाहर जा रहे हैं, जिससे चीन का निर्यात प्रभावित हो रहा है। चीन को ठहराव या गिरावट से बचने के लिए जल्दी विकल्प खोजने पड़े हैं। जैसा आप जल्द ही इस वीडियो में देखेंगे, यह शायद न चले। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समस्या है, क्योंकि चीन में कोई भी कंपनी सच में निजी नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह हावी है। इसका मतलब है कि जब हम चीन में बने उत्पाद खरीदते हैं, तो हम मूल रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ही पैसा दे रहे होते हैं, जिसका इस्तेमाल शी जिनपिंग दुनिया को डराने के लिए करता है। अब मैं जानता हूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी मेहनत की कमाई खुशी खुशी देना चाहते हैं। ऐसा हो रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं। अमेज़न जैसी साइट्स पर यह जानना मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट चीन से है, क्योंकि अमेज़न ये जानकारी नहीं बताता। मैंने अमेज़न से यह फीचर जोड़ने को कहा, पर जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने खुद इसका हल निकाला। हमारा एक्सटेंशन शॉप सेफ आपको अमेज़न प्रोडक्ट का स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाता है। तो अब आप सोच समझकर फैसला ले सकते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। दुर्भाग्यवश फिलहाल यह साइट पर सिर्फ 70% प्रोडक्ट्स पर ही काम करता है, लेकिन हम इसे जल्दी सभी चीजों पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये एक्सटेंशन पूरी तरह फ्री है और इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हम इससे पैसे कमाना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है कि अमेज़न हमारी सुने और यह फीचर अपने प्रोडक्ट पेजेज में जोड़ दे। मुझे लगता है अमेज़न मेरी न सुने, पर शायद हम सबकी सुन ले। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड का इस्तेमाल करके एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करें, एक रिव्यू छोड़ें ताकि और लोग इसे ढूंढ सकें। फिर उम्मीद है कि अमेज़न इसे देखेगा और अपनी साइट पर यह फीचर जोड़ देगा और हम सब एक्सटेंशन को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चीन मैन्युफैक्चरिंग में इतना अच्छा कैसे हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कहानी इतनी अविश्वसनीय है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये हमें समझाने में मदद करती है कि आज का चीन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता के मामले में 50 साल पहले के चीन से कितना अलग है। 1978 में डेंग सियाओपिंग माओ जेडोंग के दशकों के बाद चीन में सर्वोच्च नेता के रूप में सत्ता में आए। उन्होंने सुधार और खुलेपन की नीतियां शुरू की, जिन्होंने पूरे देश को बदल दिया। उस समय चीन एक पिछड़ा हुआ देश था, जहां उद्योग बहुत कम थे और लोगों के लिए समृद्धि भी बहुत कम थी। और सच कहें तो यह तो कम ही कहा गया है, क्योंकि सिर्फ 2 दशक पहले महान चीनी अकाल के दौरान लाखों लोग भूख से मर गए थे। माओ की नीतियों के कारण डेंग सियाओपिंग में कम्युनिज्म और माओवाद से आगे देखने का साहस था, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति में माओ ने उन्हें 2 बार बाहर किया था। वह मानते थे कि चीन को कुछ पश्चिमी विचारधाराएं अपनानी चाहिए। इसमें मुक्त बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व उद्यमिता की भावना थी। चीन की ऐतिहासिक संवेदनशीलता के कारण वे इसे पूंजीवाद नहीं कह सकते थे। उन्होंने इसे समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था और चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद कहा। शुरुआत में डेंग सियाओपिंग ने चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने और विदेशी कंपनियों को मुक्त बाजार में निवेश व संचालन की अनुमति देने पर जोर दिया। कुछ ही समय बाद इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने मानव इतिहास के सबसे सफल विनिर्माण केंद्रों को जन्म दिया। तब चीन के अमेरिका और पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध थे। 1969 में डेंग सियाओपिंग ने अमेरिका का दौरा करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। इसी वजह से हमारे पास एक चीनी कम्युनिस्ट नेता की टेक्सास रोडियो में ली गई ऐतिहासिक फोटो है। वो अपना समय गंभीर कामों में, जैसे अमेरिकी फैक्ट्रियों का दौरा और व्यापारिक नेताओं से मिलना, बिता रहे थे। वो जापान में भी ऐसा ही कर रहे थे। 1978-1979 में टोक्यो की 2 खास यात्राएं की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के चीन पर हमले से बने अंतर को पाट दिया। इससे चीन को जापानी व्यापारियों से जुड़ने का मौका मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे सफल व्यापारियों में से थे। हमें याद रखना चाहिए कि यह शीत युद्ध के दौरान हो रहा था। इस समय चीन को सोवियत संघ पसंद नहीं था, क्योंकि सोवियत साम्राज्यवाद और उत्तरी सीमा पर खतरे की वजह से अमेरिका, जापान और यूरोप को भी सोवियत संघ पसंद नहीं था।
इसी वजह से वे चीन का व्यापार में निवेश के जरिए समर्थन करने में खुश थे, ताकि सोवियत संघ के खिलाफ एक चाल चल सके। दूसरे देशों के समर्थन से चीन दुनिया का विनिर्माण केंद्र बना। चीन के बहुत शक्तिशाली बनने और शीत युद्ध शुरू करने की आशंका तब किसी के मन में नहीं थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि चीन में कितना पैसा कमाया जा सकता है। अचानक यह विशाल देश विश्व व्यापार के लिए खुल गया और उस समय 1980 में चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, जिसमें लगभग 1 अरब लोग थे। पश्चिमी मानकों के अनुसार श्रम लागत बहुत कम थी। निर्माता प्रति घंटे कुछ सेंट देते थे। हर कोई जानता था कि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने पर वह दुनिया का बड़ा बिक्री बाजार बनेगा। इसीलिए उस समय के बड़े खिलाड़ी, जिनमें कई अमेरिकी कंपनियां थीं, वहां आए और शुरू में यह काम धीरे धीरे व सावधानी से किया। लेकिन 2001 में चीन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बाद कारोबार पूरी तरह से चीन में आउटसोर्सिंग पर निर्भर हो गया। जब मैं कारोबार की बात करता हूं तो मेरा मतलब लगभग सभी निर्माण कंपनियों से है। इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्नोलॉजी में चीन ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, बैटरी, लाइटिंग आदि बनाना अपने हाथ में ले लिया। चीन ने कपड़े, जूते और होम टेक्सटाइल उद्योगों पर भी कब्जा जमा लिया। अब स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसी बुनियादी चीजें भी ज्यादातर चीन में बनती हैं। रसायनों जैसे प्लास्टिक, दवाइयों पर भी यही लागू होता है। चीन अब औद्योगिक मशीनरी में भी आ रहा है। अब जब चीन दुनिया का प्रमुख कार निर्माता बन गया है, यह असर अनुमानित था, फिर भी चौंकाने वाला था। चीन की जीडीपी ने जबरदस्त उछाल मारी। WTO में शामिल होने के समय अमेरिकी डॉलर 14 ट्रिलियन से अब लगभग अमेरिकी डॉलर 19 ट्रिलियन तक पहुंच गई। दुनिया में अब चीन दर्शक नहीं, सक्रिय खिलाड़ी था। यह अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गया और वैश्विक महाशक्ति बनने का दावेदार भी। एंथनी ब्लिंकन ने चीन को 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती कहा। BRI निवेश परियोजना के जरिए चीन ने अपने निर्यात से कमाए पैसे का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करना शुरू किया। चीन अपने संसाधनों का इस्तेमाल एक बड़े सैन्य विस्तार के लिए भी कर रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दे रहा है। अगर यही रुझान रहे तो चीन कुछ दशकों में सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है, लेकिन यह बड़ा अगर है। 2025 में चीन के लिए हालात उतने अच्छे नहीं हैं। उसकी तरक्की की रीढ़ विनिर्माण धीमा पड़ गया है। 2011 में चीन के विनिर्माण क्षेत्र का GDP में हिस्सा 32% था, जो अब घटकर 25% रह गया है। 2021 से महामारी व व्यापार युद्ध के चलते विनिर्माण में वृद्धि रुक गई है और गिरावट अब भी जारी है। लेकिन हाल ही में फैक्ट्री उत्पादन में वृद्धि 8 महीनों के निचले स्तर पर है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि चीनी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े बुलबुले में है। चीनी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ते हुए कर्ज के जरिए जिंदा रखा गया है। हम ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। यह कर्ज बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक बार टूटने पर हम चीनी विनिर्माण की प्रधानता के पतन को देख सकते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें चीनी विनिर्माण की बुनियादी अर्थव्यवस्था से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। चीनी विनिर्माण सस्ती श्रमिक शक्ति पर निर्भर करता है। 1969 में सुधार की शुरुआत और 2001 में चीन के WTO में शामिल होने पर भी यही स्थिति थी। अब ऐसा नहीं है। इस चार्ट में दिखता है कि चीनी विनिर्माण में औसतन लोग सालाना कितनी कमाई करते हैं। 2013 में उन्होंने 46,000 युआन कमाए। 10 साल बाद यह 1,08,000 चीनी युआन से ज्यादा हो गया। अब यह अभी भी लगभग अमेरिकी डॉलर 15,000 ही है और अमेरिका से काफी कम है, लेकिन यह साफ है कि अब पहले जितना सस्ता नहीं रहा। और ऐसे कई देश हैं जहां मजदूरी केवल कुछ हजार है, जो चीन से काफी कम है। इस बीच अब चीन के पास सबसे ज्यादा आबादी भी नहीं है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहां की औसत उम्र पहले ही लगभग 40 साल हो चुकी है। इसका मतलब है कि बड़ी और बढ़ती आबादी रिटायर हो रही है और फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकती। चीन में हर 100 कामकाजी उम्र के लोगों पर पहले से ही 225 रिटायर हो चुके लोग हैं। इसे वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 51 रिटायर हो सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए वाकई बहुत बुरा है, खासकर क्योंकि जनसंख्या भी चिंताजनक दर से घट रही है। पिछले साल चीन ने कम जन्म दर से 1.39 करोड़ लोग गंवाए और यह तेजी से बढ़ रहा है। वह बढ़ा है। इसका असर पहले से ही विनिर्माण पर पड़ रहा है। चीन में 3 साल पहले एक सर्वे में पाया गया
कि 80% विनिर्माताओं को श्रमिकों की 10-30% तक कमी झेलनी पड़ी। मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार इस साल कुल श्रमिकों की कमी 3 करोड़ तक हो सकती है। स्थिति इसलिए भी बिगड़ती है क्योंकि नई पीढ़ी फैक्ट्री की नौकरियां नहीं चाहती। अब ज्यादातर लोग उच्च शिक्षित हैं, 60% उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। इसका मतलब है कि वे उच्च वेतन वाली नौकरी चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ बड़ा असंतुलन है क्योंकि चीन में पर्याप्त श्वेतपोश नौकरियां नहीं हैं। इसी कारण युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है, जबकि ब्लू कॉलर मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों में भी श्रमिकों की कमी है। फिर भी श्रम बाजार की समस्याएं सबसे बड़ी खतरे वाली समस्याएं भी नहीं हैं। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध चीन के लिए और भी खराब है क्योंकि वह उसका बड़ा ग्राहक है। यह मुख्य रूप से भू राजनीतिक कारणों से है। संयुक्त राज्य अमेरिका को डर है कि चीन वैश्विक महाशक्ति की भूमिका अपने हाथ में ले लेगा और वह आर्थिक दबाव के जरिए ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन की भू राजनीतिक गतिविधियां बीजिंग पर संदेह और अमेरिका का विरोध बढ़ा रही हैं। दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर चीन की आक्रामकता के मामले में भी यही लागू होता है। यह स्पष्ट है कि आज का चीन 20 साल पहले जैसा नहीं है। तब वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि विश्व व्यवस्था को खतरा बने। अब यह अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ शक्ति की राजनीति ही मायने नहीं रखती। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी है, जबकि चीन ने साझेदार के साथ ईमानदारी नहीं बरती है। चीन में आउटसोर्सिंग से अमेरिकी उद्योग का बड़ा हिस्सा खत्म हुआ और 2001-2018 के बीच 3.7 करोड़ अमेरिकियों की नौकरियां गईं। इस बीच चीन ने वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में अमेरिका की बाजार हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें सबसे बुरी बात यह थी कि विनिर्माण छोड़ने के बदले में अमेरिका को चीन में बंद दरवाजा ही मिला। अमेरिकी व्यवसायों के लिए चीन में उत्पाद बेचना बहुत मुश्किल है। उन्हें जटिल नियमों का सामना करना पड़ता है जो चीनी व्यवसायों को बढ़ावा देते हैं और चीनी व्यवसाय हर चीज की नकल भी कर लेते हैं। एक अमेरिकी कांग्रेस के अनुसार चीनी कंपनियां हर साल 225 से 600 अरब डॉलर की बौद्धिक संपदा चुराती हैं और वे दशकों से ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे अमेरिकी डिजाइन, व्यापार रहस्य, शोध और बहुत कुछ चुरा लेते हैं। अमेरिकी व्यवसाय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे चीनी व्यवसायों का समर्थन करती है। साथ ही चीनी सरकार अपने उद्योगों को कई सब्सिडी और लाभ देती है। यह घरेलू मुद्दा है, लेकिन इससे मुक्त बाजार पर असर पड़ता है जो दूसरे देशों को पसंद नहीं है। विदेशी कंपनियां जिन्हें इस तरह का समर्थन नहीं मिलता, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मूल रूप से चीन सब्सिडी का इस्तेमाल करके विदेशी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकता है ताकि वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाधिकार हासिल कर सके। अगर आप ये सब जोड़ें तो समझ आएगा कि अमेरिका का चीन के साथ 295 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सिर्फ आर्थिक नियम नहीं है। यह चीन की कोशिश है कि वह अपने नंबर 1 प्रतिस्पर्धी को छूना लगाए। अब सभी जानते हैं कि जब आप अच्छा नहीं खेलते तो लोग वैसा ही जवाब देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में टैरिफ बढ़ाने के साथ अब समय आ गया है कि चीन को इसके परिणाम भुगतने पड़े। ये टैरिफ चीनी अर्थव्यवस्था के निर्यात निर्भर विनिर्माण उद्योग को खतरे में डालते हैं। 2024 में चीन ने अमेरिकी डॉलर 36 ट्रिलियन का निर्यात किया, जिसमें अमेरिकी डॉलर 439 बिलियन अमेरिका भेजा गया। लेकिन संभावना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। चीन द्वारा अपने निर्यात को वियतनाम, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों में मोड़ने के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। इससे वह टैरिफ से बचता है, पर यह चीनी अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के अमेरिकी डॉलर 1 ट्रिलियन अधिशेष का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन चीन का निर्यात आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा है। एक तरह से इससे चीन अमेरिका पर निर्भर हो जाता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों के अनुसार लगभग 1.6 करोड़ चीनी नौकरियां अमेरिका के लिए सामान बनाने में लगी हुई हैं। यह चीन की कुल नौकरियों का लगभग 2% और विनिर्माण नौकरियों का 10% से अधिक है। अमेरिका के व्यापार युद्ध से चीन को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन दूसरी ओर यह चीन के विनिर्माण उद्योग की कहानी का अंत नहीं होगा। चीन के लिए यूरोपीय और एशियाई बाजारों के साथ अपना व्यापार खोना और भी बुरा होगा। चीन फिलहाल यूरोपीय संघ को अमेरिका से थोड़ा ज्यादा निर्यात करता है और आसियान देशों को उसका निर्यात अमेरिका व यूरोपीय संघ दोनों से ज्यादा है। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत व रूस भी चीन के लिए अहम बाजार हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ चीन का व्यापार अभी छोटा है, लेकिन
यह विकास के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। हालांकि ये सभी निर्यात बाजार चीन के लिए जोखिम हैं, क्योंकि कई एशियाई देश उसकी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से सहज नहीं हैं। जापान, भारत, वियतनाम और फिलीपींस नहीं चाहते कि चीन एशिया प्रशांत में सैन्य रूप से प्रमुख बने। एक बड़ा मुद्दा दक्षिण चीन सागर है, जिस पर चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के बीच विवाद है। दक्षिण चीन सागर एक अहम जलमार्ग है, जहां से वैश्विक समुद्री व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र का सैन्य महत्व खासकर स्प्रैटली और पैरासोल द्वीपों पर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समुद्र में तेल और गैस की अज्ञात मात्रा है, और चीन इसका मूल्य 60 ट्रिलियन डॉलर आंकता है। अगर यह सच है तो यह चीनी अर्थव्यवस्था को दशकों तक ऊर्जा दे सकता है। लेकिन जाहिर है कि जब चीन उनके संसाधनों को लेने की कोशिश करेगा तो क्षेत्र के अन्य देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे चीन के सैन्य वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे, जो क्षेत्र के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा है। भू राजनीतिक उथल पुथल में चीन इन अहम एशियाई बाजारों तक पहुंच खो सकता है। चीन के सभी व्यापारिक साझेदार सिर्फ अमेरिका नहीं, अपने आर्थिक हित रखते हैं। वे अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाना, नौकरियां बनाना और चीन के साथ व्यापार घाटा नहीं चाहते। व्यापार घाटा सब कुछ नहीं बताता। अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह खुद में बुरा नहीं, खासकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए। लेकिन भारत, वियतनाम या इंडोनेशिया जैसे देश के लिए यह अच्छा नहीं है। उन देशों में चीन की तुलना में मजदूरी कम है, तो आदर्श रूप से उन्हें ही मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, अपने उत्पाद विदेशों में बेचने चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ाना चाहिए, न कि इसका उल्टा। जाहिर है चीन नहीं चाहता कि दूसरे देशों को भी इसका फायदा मिले, और वे लंबे समय से अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वह समय खत्म हो चुका है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग घट रही है और कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। यह खासकर उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां कम मूल्य जोड़ा जाता है, जैसे वस्त्र, परिधान और असेंबली, जो श्रम पर निर्भर हैं, क्योंकि चीन ने कम श्रम लागत का फायदा खो दिया है। इन उत्पाद श्रेणियों में चीन की निर्यात हिस्सेदारी 2013 में 40% से घटकर अब 32% से कम हो गई है। उन देशों में से एक जो चीन के विनिर्माण उद्योग को चुनौती दे रहा है वह भारत है। भारत के पास चीन से ज्यादा श्रमिक हैं। इसकी कामकाजी उम्र की आबादी 961 मिलियन है, जबकि चीन की 858 मिलियन। वहीं भारत में विनिर्माण मजदूरी चीन की तुलना में क्षेत्र के हिसाब से 7 गुना तक सस्ती है। तो कम लागत और श्रम प्रधान विनिर्माण के लिए भारत के पास चीन से बेहतर बुनियादी सुविधाएं लगती हैं। इसी कारण एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाइयां चीन से भारत शिफ्ट कर रही हैं। यह एक भू राजनीतिक चाल भी है, क्योंकि कंपनियां अब चीन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती। चीन से जुड़े जोखिमों की वजह से अगर ताइवान पर हमला जैसी कोई घटना होती है तो वे चीन में फंसना नहीं चाहते। लंबी अवधि में भारत चीन के कई उद्योगों की नकल कर बीजिंग को संतुलित कर सकता है। यह चीन की शक्ति के लिए बुरा है, क्योंकि इससे उसके दक्षिणी दरवाजे पर बड़ा प्रतिद्वंद्वी मिल जाता है। यह चीन हितैषी देश नहीं है, क्योंकि इसका बीजिंग से लंबे समय से सीमा विवाद है, और चीन का पाकिस्तान के साथ गठबंधन, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, भी मदद नहीं करता। भारत ही नहीं, वियतनाम भी अब अहम विनिर्माण केंद्र बन रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह चीन जैसी चीजें और भी सस्ती बना रहा है। वियतनाम का विनिर्माण उद्योग आर्थिक चमत्कार का आधार है, जिससे वियतनामी अर्थव्यवस्था 10 वर्षों में दोगुनी हुई और पिछले साल GDP 71% बढ़ी। कई विदेशी कंपनियां वियतनाम में आउटसोर्सिंग कर रही हैं, जिनमें सैमसंग, एनवीडिया और गूगल भी शामिल हैं। वियतनाम चीन के विकास मॉडल की नकल करने वाले देशों में सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुराना कम्युनिज्म छोड़कर बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई है। हालांकि वियतनाम यह चीन से भी बेहतर कर रहा है। वे केवल निर्यात के लिए नहीं बना रहे, बल्कि घरेलू उपभोग को भी आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका दे रहे हैं, जो चीन ने नहीं किया। आगे बताएंगे कि चीन में घरेलू उपभोग की कमी समस्या है, जबकि वियतनाम इससे बचा हुआ है। एशिया के देश जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी चीन से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। इनके पास कम वेतन और तटस्थ भू राजनीतिक स्थिति का लाभ है। हालांकि इनकी जनसंख्या भारत चीन जैसी नहीं, फिर भी ये खास क्षेत्रों के लिए पर्याप्त लोग रखते हैं। बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स में प्रतिस्पर्धी है। थाईलैंड ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा कर रहा है। इंडोनेशिया कई कच्चे माल, जबकि फिलीपींस सेमीकंडक्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स निर्यात करता है।
वे अब भी कई चीजें चीन से आयात करते हैं क्योंकि चीन इतना बड़ा है कि वह सभी उद्योगों में पैमाना बना सकता है। अगर वे समझदारी और मिलकर काम करें तो बराबरी पर आ सकते हैं। दिलचस्प है कि मेक्सिको भी चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मेक्सिको में सिर्फ मजदूरी सस्ती नहीं है, बल्कि इस देश को यूएसएमसीए या यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको और कनाडा समझौते के जरिए अमेरिकी बाजार तक आसानी से पहुंच भी है। और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के तनाव के कारण कई निर्माता उत्पादन को अपने देश के करीब लाने को प्राथमिकता देते हैं, जिसे नियर शोरिंग कहा जाता है। इसमें फोर्ड, जनरल मोटर्स, टोयोटा, BMW जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियां और प्रॉक्टर गैम्बल, कैटरपिलर, हनीवेल भी शामिल हैं। और मैक्सिकन मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकती है क्योंकि इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। संक्षेप में, चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को श्रम बाजार, व्यापार युद्ध और प्रतिस्पर्धा जैसी कई समस्याएं हैं। अगर आंकड़े देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था अब भी बढ़ रही है। पिछले साल यह 5% थी। तो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हो सकती, है ना? खैर, मामला इससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। देखिए, चीन पहले ही एक विनिर्माण संकट में प्रवेश कर चुका हो सकता है, लेकिन सीसीपी इसे छुपाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसे समझने के लिए हमें चीन का सरकारी घाटा देखना होगा। मूल रूप से चीनी सरकार कर्ज का इस्तेमाल कर रही है ताकि वह टैक्स से मिलने वाली आमदनी से ज्यादा खर्च कर सके और इससे विनिर्माण सहित कई उद्योगों को जीवन दान मिल रहा है। यह खर्च बीजिंग की केंद्रीय सरकार समेत कई स्तरों पर होता है, पर अधिकतर स्थानीय सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए करती हैं। 2024 में फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार कुल सरकारी घाटा 65% तक पहुंच गया। रोडियम ग्रुप इसे 77% बताता है और 2025 में घाटा 8 या 9% तक बढ़ेगा। इस दौरान वे सिर्फ 5% जीडीपी वृद्धि के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और 5% की वृद्धि पाने के लिए जीडीपी का 8% खर्च करना वाकई में कोई स्वस्थ चीज नहीं लगती। यह रणनीति अल्पकालिक आर्थिक वृद्धि के बदले दीर्घकालिक ऋण संकट चुनती है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था में जैसी कि चीन की है, यह होना तय है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों को पदोन्नति या पदावनति इस बात पर मिलती है कि वे जीडीपी के लक्ष्य पूरे करते हैं या नहीं, और जाहिर है वे इसे पूरा करने के लिए जितना हो सके खर्च करेंगे। बात यह है कि चीन का कर्ज संकट अब एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। राष्ट्रीय कर्ज का जीडीपी अनुपात इस साल 96% तक पहुंचने की उम्मीद है। कुछ ही सालों में चीन कर्ज जीडीपी में अमेरिका के बराबर होगा, जबकि उसका आर्थिक विकास और क्रेडिट वर्थिनेस अमेरिका जितना नहीं है। लेकिन 96% का आंकड़ा चीन के छुपे हुए कर्ज को भी शामिल नहीं करता, यानी स्थानीय सरकारी वित्त पोषण वाहनों या सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से लिया गया कर्ज। इसे कॉरपोरेट कर्ज कहा गया है, लेकिन वास्तव में यह स्थानीय या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित होता है। बीजिंग में स्थानीय सरकारी वित्तपोषण वाहन ब्लूमबर्ग के अनुसार 66 ट्रिलियन युआन, लगभग $9 ट्रिलियन के कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं। यह अकेले ही जीडीपी का आधे से भी ज्यादा है। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम कुल कॉरपोरेट कर्ज में एक और बड़ा हिस्सा जोड़ते हैं, जो जीडीपी का 172% है, जो वास्तव में कॉरपोरेट कर्ज नहीं है। अब अगर आप चीन का सारा गैर वित्तीय कर्ज जोड़ दें, यानी घरों, कंपनियों और सरकार का कर्ज, तो आपको जीडीपी का 312% कर्ज मिलता है। इस तरह की लीवरेज गंभीर चिंता का कारण बन रही है। इसका मतलब है कि चीन अब अपनी समस्याएं हल करने के लिए पैसे नहीं छाप सकता। गैर 8 से 9% जीडीपी प्रोत्साहन के चीन की अर्थव्यवस्था ठहराव या गिरावट की ओर जाएगी, खासकर विनिर्माण उद्योग, जिसे बहुत सारी सब्सिडी और सरकारी समर्थन मिल रहा है। इससे चीन को आर्थिक विकास के लिए एक विकल्प खोजने के लिए जूझना पड़ता है, और वह विकल्प बहुत सरल है। इसे घरेलू उपभोग कहा जाता है। कंपनियों को चीनी बाजार के लिए उत्पाद बनाकर चीनी परिवारों को अधिक खरीदने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि जब चीनी परिवार वैसे ही खर्च करेंगे जैसे अमेरिकी परिवार करते हैं, तो उसकी विशाल आबादी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होने वाला। चीनी आर्थिक मॉडल में कई खामियां हैं, जिनमें दशकों तक खपत की अनदेखी शामिल है। यह निवेश और उत्पादन से जुड़ा था, जिसमें सीसीपी स्थानीय सरकारों को फैक्ट्रियां, बुनियादी ढांचा, रियल एस्टेट बनाने और निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य देती थी। चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का यह अनोखा मॉडल लंबे समय तक काम करता रहा। अर्थशास्त्र में केवल उत्पादन पक्ष का विकास नहीं होता, आपूर्ति को मांग के अनुसार होना चाहिए। चीन में वे मुख्य रूप से आपूर्ति पर ही ध्यान देते हैं। निजी उपभोग पीछे रह गया
और अभी यह जीडीपी का 40% से भी कम है। अमेरिका में जीडीपी का 68% है। इसकी तुलना करें, अगर चीन इस क्षेत्र में पकड़ बनाता है तो यह विनिर्माण समस्याओं से भी बड़ा होगा। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था को एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना काफी मुश्किल है। शायद यह चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाने से भी कठिन है। अभी चीनी अर्थव्यवस्था ऐसी चीजें बना रही है जो वह खुद उपभोग नहीं कर पा रही है। चीन हर साल करीब 20 अरब कपड़े बनाता है जिन्हें सभी चीनी उपभोक्ता खुद नहीं पहन सकते। चीन हर साल 45 अरब घरेलू उपकरण भी निर्यात करता है। चीनी परिवार कभी भी इतनी मात्रा में नहीं खरीद सकते। यह बात 2024 में बने 17 अरब फोन, 34 करोड़ लैपटॉप और 45 अरब कंप्यूटर चिप्स पर भी लागू होती है। यह ज्यादातर चीजों का निर्यात कर रहा है, लेकिन चीन का निर्यात ठप होने से उसे अर्थव्यवस्था फिर बनानी होगी। चीनी परिवारों के लिए जरूरी और खरीदी जाने वाली चीजें बनाना बड़ी चुनौती है। सबसे पहले चीनी परिवारों को किसी तरह से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अभी घरेलू बचत दर 32% है, यानी चीनी उपभोक्ता हर एक 100 युआन में से 32 युआन बचाते हैं। डेव रैमसे इस पर गर्व करेंगे। चीन में हाल ही में घरेलू बचत 140 ट्रिलियन युआन, करीब 19 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। तो बैंक में जितना पैसा जमा है वह देश की सालाना कमाई से भी ज्यादा है। यह चीनी अर्थव्यवस्था पर उल्टा असर डालता है, क्योंकि घरों को अधिक खर्च और उपभोग करना चाहिए। अमेरिका में घर अपनी आय का सिर्फ 45% बचाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका की आबादी सिर्फ 4% होने के बावजूद वह वैश्विक उपभोग का 1/3 हिस्सेदार है। जैसा कि अमेरिका के उदाहरण से पता चलता है, उपभोग आर्थिक विकास के लिए एक मुख्य स्तंभ है। नवाचार और निवेश के साथ साथ अब चीनी परिवारों के द्वारा इतनी ज्यादा बचत करने के कारण जटिल हैं। यह चीनी संस्कृति, बढ़ी हुई आवासीय कीमतें, शिक्षा में अधिक निवेश और अन्य कारणों का संयोजन है। फिलहाल इन्हें बदलना कठिन है। साफ है कि परिवार जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं। अभी चीन में परिवारों को पर्याप्त आय नहीं मिलती। आधिकारिक तौर पर प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिकी डॉलर 13,000 है, लेकिन प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल इनकम, यानी वह पैसा जो लोग वास्तव में खर्च कर सकते हैं, केवल 41,000 युआन है, या लगभग अमेरिकी डॉलर 5,700। तो यह पैसा जाता कहाँ है? खैर, इसका जवाब सीधा है। चीन में कंपनियां अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा अपने पास रखती हैं ताकि वे निवेश कर सकें और सीसीपी के विकास लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इससे मजदूरी कम और खपत कमजोर रहती है। अब सीसीपी धीरे धीरे यह समझ रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सीसीपी घरेलू मांग बढ़ाने के लिए माइक्रोवेव और डिशवॉशर जैसी चीजों पर सब्सिडी दे रही है। शायद अब बहुत देर हो गई है। इसे समझने के लिए जापान का उदाहरण देखना होगा। यह हैरानी की बात है कि दोनों में इतनी समानताएं हैं। 1980 के दशक में कई लोग मानते थे कि जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 1995 में जापान का सकल घरेलू उत्पाद 55 ट्रिलियन डॉलर था, जो अमेरिका के 76 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पीछे नहीं था। इसका मुख्य कारण जापान का सफल विनिर्माण उद्योग था, जिससे भारी निर्यात होता था। लेकिन फिर जापानी अर्थव्यवस्था ठहराव पर आ गई, जिसे खोई हुई दशकों के नाम से जाना जाता है। यह संपत्ति बुलबुले के ढहने से शुरू हुआ। फिर विनिर्माण उद्योग की वृद्धि थम गई और जापान का उत्पादन 1995 के स्तर तक नहीं पहुंचा। और इसके कारण बहुत परिचित लगते हैं। जापान की जनसंख्या घट गई, जिससे श्रम लागत बढ़ी और श्रमिकों की कमी बढ़ती गई। जापान के प्रतिस्पर्धी, मुख्य रूप से चीन, ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया। अमेरिका, जो तब जापान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, जापान की अनुचित व्यापार प्रथाओं से परेशान हुआ। अमेरिकी जापान की आर्थिक बढ़त नहीं चाहते थे, जिससे जापान विरोधी भावना बढ़ी। देशभक्ति के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं ने जापानी कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स कम खरीदे। दशकों बाद यह साफ है कि कौन सा देश जीता। अब अमेरिका का जीडीपी जापान से 7 गुना ज्यादा है। इतिहास खुद को नहीं दोहराता, लेकिन 1990 के जापान और आज के चीन में कई समानताएं हैं। अगर चीन को खोई हुई दशकों जैसी स्थिति झेलनी पड़ी, तो यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेहद बुरा होगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वैधता साधारण सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। चीनी नागरिक समृद्धि के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता छोड़ते हैं। मूल रूप से उनका नेता तानाशाह हो सकता है, जब तक वह एक अच्छा तानाशाह है, जिसे सरकारी पितृसत्तात्मकता कहा जाता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बढ़ना रुकती है और लोग अमीर नहीं बनते, तो यह सामाजिक अनुबंध पर दबाव डालता है। आर्थिक स्थिति जितनी खराब, उतना ही ज्यादा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध होगा। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को
और अधिक दमनकारी और तानाशाही बनने पर मजबूर करता है। यह भी वजह हो सकती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ध्यान भटकाए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग मुश्किल हालात में ताइवान पर हमला कर सकते हैं ताकि राष्ट्रीय समर्थन मिले। आर्थिक संकट चीन की सैन्य स्थिति को भी प्रभावित करेगा। शी जिनपिंग का लक्ष्य है कि 2049 तक अमेरिका जैसी या उससे बेहतर विश्व स्तरीय सेना बनाई जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन अपनी आर्थिक ताकत पर निर्भर करता है ताकि वह अपनी सैन्य विकास पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर सके। लेकिन जब चीनी अर्थव्यवस्था रुक जाती है तो अमेरिका की सैन्य शक्ति को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एशिया पैसिफिक और आगे प्रभुत्व पाना मुश्किल हो जाता है। और सैन्य विस्तार के लिए कम पैसे होना इसका एकमात्र कारण नहीं है। वर्तमान में चीन अपने व्यापार और निवेश कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर में प्रभाव हासिल करने के लिए आर्थिक कूटनीति पर निर्भर करता है। यह सिर्फ तब तक काम करता है जब अर्थव्यवस्था सही है। जब चीन देने को कुछ नहीं बचता तो देश बीजिंग में रुचि खो देते हैं। इस बीच भारत और वियतनाम जैसे देश निर्माण कार्य संभाल कर आगे बढ़ सकते हैं। इससे उन्हें अधिक आर्थिक शक्ति मिलती है जो चीन के प्रभाव को संतुलित करती है। यह अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर है। वॉशिंगटन एशिया में शक्ति का संतुलन चाहता है जिसमें कोई देश हावी न हो। चीन के लिए यह स्थिति भयानक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।